देखो प्रोटीन्स क्या होते हैं, है ना, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, बाय अल्फा अमीनो एसिड्स, है ना, प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है ना, तो अल्फा अमीनो एसिड, है ना, देखो इसके में अमीनो नाम है मतलब अमीन है, और एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और अल्फा अमीनो एसिड्स मतलब हो जाता है ऐसा, COH होगा, COH से जो कार्बन अटैच है इसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन ना, इस पे क्या लगा होता है, NH2, इनको बोलते हैं हम अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा कार्बन पर अमीन ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं सब इन्हीं में, मतलब इनसे ही मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या है, इनसे ही रिलेटेड कुछ चीजें हमको पढ़ना है ना, अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है ना, इसमें एक जो सबसे, है ना, सबसे जो बेसिक अमीनो एसिड होता है उसमें इस R की जगह क्या लगा होता है, H लगा होता है ना, तो प्रोटीन्स आर फाउंड बाय अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स मीन्स कि नियर बाय कार्बन, ऑन द नियर बाय कार्बन क्या लगाओ, ऑफ COH NH2 ग्रुप इज अटैच्ड, है ना, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इस पर ये क्या लगा है, NH2 लगा है, सो इट दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स, है ना, इनको बोलते हैं हम अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सिंपल होता है, इस R के प्लेस पे H भी हो सकता है, ये, है ना, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन, है ना, इसको बोलते हैं हम ग्लाइसिन। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है ना, और देखो ये अल्फा अमीनो एसिड्स में क्या है, इस कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है, ये दो ग्रुप सेम है, इसलिए ये कैसा है, अकायरल, है ना, एंड नॉन ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो दिस इज द ओनली अल्फा अमीनो एसिड विच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। देखो अदरवाइज क्या होगा, इस H की के अलावा यदि यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा होगा तो चारों ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग होंगे, देन दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, है ना, तब ये क्या हो जाएगा, कायरल, एक्सेप्ट दिस, है ना, ये हमेशा कायरल रहेगा, इसलिए बाकी के सब अमीनो एसिड्स क्या रहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो ऐसा लिख लो, एक्सेप्ट ग्लाइसिन all other amino acids are, other amino acids are optically एक्टिव, है ना, बाकी के सब क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, आया समझ में आया, है? तो अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनका कई बार बोर्ड्स में हमको क्लासिफिकेशन पूछते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इनको मेनली, है ना, इनके नेचर के बेस पे क्लासिफाई करा जाता है कि वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, है ना। ठीक है, हाँ, तो अब ऐसी हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बहुत सारे हो सकते हैं, हमें सिर्फ किससे रिलेशन है, अल्फा अमीनो एसिड से। तो क्लासिफिकेशन, तो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, है ना, नेचर के बेसिस पर। तो फर्स्ट, है ना, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक मीन्स, हाँ ऐसा लिखो इसमें, दोज अमीनो एसिड्स विच हैज मोर COH ग्रुप, and the number of COH group is more than
NH2 ना, more COH group than NH2 है ना, दे आर कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड्स है ना, इनको क्या बोलते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड है ना। जैसे एक होता है ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड है ना, एस्पार्टिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, अल्फा अमीनो, मतलब एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल होता है। खैर मैं आपको ये भेज दूंगा ना, इनका जो जो अमीनो एसिड्स के हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है ना, वो मैं आपको अलग से है ना, मैं उस पर भेज दूंगा, ठीक है ना। तो उन कुछ कुछ अमीनो एसिड्स का हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो मेनली फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं है ना। कुछ अमीनो एसिड में अल्कोहलिक ग्रुप होता है, कुछ में ईथर ग्रुप होता है, कुछ में थायो ईथर ग्रुप होता है, तो मैं वैसे वो बना के आप लोगों को भेजूंगा है ना, तो वो उनको ध्यान रखना, वो कॉम्पिटिटिव के लिए। यहां तो बस ऐसे नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, बोर्ड्स में। फिर सेकेंड, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स है ना। तो बस इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप देन COH है ना। तो उनको क्या बोलते हैं हम, बेसिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। और थर्ड वन आर न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, मतलब नंबर ऑफ COH एंड NH2 ग्रुप आर इक्वल, जब इक्वल हो तो उनको क्या बोलेंगे, जैसे अभी हमने ग्लाइसिन बनाया था है ना, और भी होते हैं, एलानाइन होता है, वेलिन होता है, तो ये सब क्या होते हैं है ना, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये जब हमको बोर्ड में आए क्लासिफिकेशन लिखने को, तो ये लिखना है ना, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, ठीक है। ऐसे 1 मार्क में आएगा, लेकिन लिखने तीनों ही पड़ेंगे, ठीक है, या 2 मार्क में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये अब टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, देर आर 20, हाँ ऐसा लिखो, देर आर 20 अल्फा अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है ना, इन आवर बॉडी है ना। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ना, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 20 अल्फा अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब इनमें से इनको फिर 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं है ना। जैसे एक तो ये है, आपको नॉर्मल क्लासिफिकेशन आए तो ये लिखना है ना, और नाम से आएगा फिर, जो ये मैं 2 नाम बताऊंगा, ये नाम से आएगा तो फिर ये लिखना है फिर है ना, ठीक है। हाँ ऐसा लिखो कि आउट ऑफ विच 10 आर, इनमें से जो 10 होते हैं, 10 आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना, एंड अदर 10 आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल, इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो, दोनों के 10-10 नंबर, ठीक है। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल मतलब क्या है ना, कि व्हाट आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड व्हाट आर नॉन इसेंशियल अमीनो। नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं कि नॉट नेसेसरी है ना, नॉन इसेंशियल और नॉन नेसेसरी में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। नॉन इसेंशियल, हाँ तो ऐसा लिखो, पहले यही लिखो, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब क्या होता है कि दोज अमीनो एसिड्स which are synthesized by our body, हमारी बॉडी जिनको खुद बना लेती, those amino acids
which are synthesized by our body are called essential amino acids. तो सॉरी, आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. जो हमारी बॉडी खुद लिख रहे हैं ना, ये क्या होता है? सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी. सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, है ना. हमारी बॉडी क्या कर लेती है? खुद ही बना लेती. ठीक है ना. तो देखो, हमारी बॉडी खुद बना लेगी तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन अवर डाइट, है ना. तो हमारी डाइट में इनका रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा. ठीक है. तो नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, है ना. उसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा कि वो बॉडी खुद बना लेती है. ठीक है. तो उनको क्या बोलेंगे आप? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स. ठीक है. दे आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमीनो. ठीक है. और जैसे ग्लाइसिन होता है ना, ये हमारी बॉडी खुद बना लेती है ना. एग्जाम्पल ग्लाइसिन, है ना. पूरे 10 होते हैं ये भी. और इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय अवर बॉडी. नॉट सिंथेसाइज्ड बाय अवर बॉडी, है ना. हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती. आप खुद नहीं बनाएगी तो हमको क्या होगा? डाइट के साथ चाहिए, है ना, कि जो हमारा फूड है उसमें ये इसेंशियली होना ही चाहिए. इसलिए इनका नाम है इसेंशियल अमीनो एसिड. ठीक है. तो दे आर रिक्वायर्ड इन डाइट. ये डाइट में चाहिए हमें. ठीक है. और नॉन इसेंशियल जो है वो खुद ही बना लेगी बॉडी, इसलिए वो नहीं चाहिए. ठीक है. तो ऐसा है, ये डिफरेंस. जैसे एलानाइन होता है. ठीक है. ऐसे कुछ कुछ होते हैं. तो मैं कुछ वो उसका आपको जब वो वाला लिस्ट लिखो ना, तो उसी में कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे बता दूंगा. ठीक है. तो वही बस ध्यान रखना है. बाकी की हमको जरूरत नहीं कि पूरे 10. हाँ, थोड़ा इसके लिए जरूरत है कि आपको उधर आ सकते हैं, नीट में बायो में आ सकते हैं ना, कि नीट एग्जाम में बायो में. ठीक है. हमें तो जो रिक्वायर्ड, मतलब इधर जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सिर्फ कुछ ही की रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, जो मेंस में, एडवांस में, इनमें. ठीक है. बायो के लिए जरूरत है. केमिस्ट्री में उतनी सब नहीं पूछेंगे ऐसे ना, कि पूरे याद करने की जरूरत नहीं है पूरे. ठीक है ना. तो ये ठीक. तो ये जब देखो बोर्ड में आपको सीधे सीधे पूछे इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, तब ये लिखना है. अदरवाइज क्लासिफिकेशन आए तो वाला लिखना है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, है ना, वो वाला लिखना. ठीक है ना. तो ऐसे ये 2 टाइप के अमीनो एसिड होगा, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल. नॉन इसेंशियल हमारी बॉडी खुद बना लेती है. इसेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, इसलिए वो डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है ना. टोटल 20 होते हैं, 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल. ठीक है. तो ये अमीनो एसिड्स होते हैं. अब देखो अमीनो एसिड कैसा है, इसमें 2 टाइप के ग्रुप है. एक बेसिक है और एक एसिडिक है ना. दोनों टाइप के ग्रुप है. तो जब ये वाटर में जाएगा, है ना, तो क्या हो जाता है कि इसमें आयोनाइजेशन होता है. कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, ऐसे 2 ग्रुप प्रेजेंट है. वन इज एसिडिक एंड अदर इज बेसिक, है ना. इसमें लोन पेयर है और इसमें H पॉजिटिव है ना. तो जब इनको हम वाटर में जाते हैं तो क्या होने लगता है, ये आयोनाइज होके H पॉजिटिव इधर आ जाता है. मतलब क्या हो जाता है, इंटरनली प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है. तो ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये CO नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसे ही ये पॉजिटिव निगेटिव के फॉर्म में आ जाता है. अभी भी न्यूट्रल है ना, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव बराबर है, इसलिए है न्यूट्रल था तो ये अभी भी न्यूट्रल है. ठीक है ना, क्योंकि इसमें नेट चार्ज 0 ही है पूरे पर. ठीक. लेकिन इस टाइप के उसको क्या बोलते हैं हम, ज्वीटर आयन, है ना, ज्वीटर आयन. ठीक है. तो ज्वीटर आयन इज डायपोलर ना. डायपोलर आयन फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, है ना, इंट्रामोलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन.
है ना, डायपोलर आयन formed by intramolecular transfer of proton from COH to NH2 group, है ना, are called Zwitter ion in case of amino acid. लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इसमें होता है, जैसे मान लो इस टाइप का कोई है, हाँ देखो Zwitter ion are डायपोलर, डायपोलर मतलब इसमें दो अपोजिटली चार्ज है ना, डायपोलर आयन formed by transfer of proton, है ना, सॉरी ट्रांसफर के पहले इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिडिक ग्रुप टू बेसिक ग्रुप, फ्रॉम एसिडिक ग्रुप टू बेसिक ग्रुप, ठीक है, COH टू NH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं हम ज्विटर आयन, ठीक है, तो ये कभी पूछ सकते हैं, है ना, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन इज न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल ही है ना, क्योंकि इनमें ये दोनों चार्जेस बराबर ही होंगे, है ना, तो ज्विटर आयंस आर न्यूट्रल, तो यदि मान लो हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए तो ये भी किसी भी तरह माइग्रेट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इस पे दोनों चार्ज क्या है, बराबर है, ये न्यूट्रली बिहेव करेगा, तो ज्विटर आयन डज नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रॉड, किसी भी इलेक्ट्रॉड की तरफ माइग्रेट नहीं करेगा, भले उस पर चार्ज है तो भी, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए ओवरऑल वो न्यूट्रल ही है, ठीक है। मैं ये बता रहा था, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अमीनो एसिड्स में होता है, जैसे ये है सल्फोनिक एसिड, ये NH2 है और ये SO3H है, तो ये भी बना लेता है ना, इसको भी डालेंगे तो SO3H भी एसिडिक होता है, तो ये SO3 निगेटिव और NH3 पॉजिटिव, है ना, इस टाइप का कोई भी होता है ना, जिसमें एक एसिडिक और बेसिक ग्रुप होता है, तो वो सॉल्यूशन में, है ना, या वाटर में ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो ये भी हमारी बुक में दो एग्जाम्पल दिए हैं, ये भी ये अमीन चैप्टर में दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, इसको भी ज्विटर आयन बोलेंगे, इसको भी ज्विटर, जिसमें भी ऐसे माइग्रेशन से बने एसिडिक टू बेसिक में, उसको क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन बोलेंगे, ठीक है ना, एंड ज्विटर आयन इज न्यूट्रल, इट डज नॉट माइग्रेट टूवर्ड्स एनी इलेक्ट्रॉड, है ना। अब देखो, अब मान लो इस ज्विटर आयन के फॉर्म में तो ये रहता ही है, अब इसमें मान लो थोड़ा सा एसिड डाले, तो एसिड क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव, तो वो CO निगेटिव पर आके अटैच हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। देखो एक बार और मैं बोलता हूं, क्या बोला, कि यदि कोई एसिडिक, मान लो थोड़ा सा इसमें HCl डाल दिया, तो HCl डालेंगे तो HCl से जो H पॉजिटिव निकलेगा वो यहाँ अटैच हो जाएगा निगेटिव पर, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब इलेक्ट्रोड लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करेगा, मतलब कैथोड की तरफ माइग्रेट करने लग जाएगा, ठीक है ना। और यदि बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका H पॉजिटिव निकलकर OH निगेटिव के साथ चले जाएगा, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, ये माइग्रेट होने लग जाएगा, लेकिन किस तरफ माइग्रेट होगा, एनोड की तरफ माइग्रेट होगा, ठीक है। तो इन स्लाइटली एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, है ना, दे माइग्रेट टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉड, उनमें ये इलेक्ट्रॉड की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं, ऐसे इनको सेपरेट भी करा जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉड की तरफ क्या होने लगते हैं, माइग्रेट होने लगते हैं। तो थोड़ा सा देखो, ये दो लाइन ऐसी लिख लो, है ना, ये भी आपको कॉम्पिटिटिव में ज्यादा काम में आएगी, ठीक है। हाँ, तो ऐसा लिखो, इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन ज्विटर आयन बिकम पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये CO निगेटिव पर H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, in acidic solution na Zwitter ion become positive charge because CO negative gain H positive, ठीक है, so it migrate towards कैथोड, है ना, क्योंकि कैथोड निगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड निगेटिव होता है, तो उस तरफ क्या होगा, सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड निगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये किस तरह माइग्रेट होने लग जाएगा, कैथोड में, तो देखो ये कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इन एसिडिक सॉल्यूशन अमीनो एसिड्स माइग्रेट टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड, तो कैथोड, है ना, क्योंकि है तो अमीनो एसिड। हाँ, फिर दूसरा पॉइंट लिखो कि इन बेसिक सॉल्यूशन, है ना, दिस बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि
NH3 पॉजिटिव में से H पॉजिटिव बेस के साथ, जैसे हमने OH NaOH डाला, तो NaOH में ये OH निगेटिव इसके H पॉजिटिव को ले लेगा, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन बेसिक सॉल्यूशन अमीनो एसिड्स बिकम नेगेटिवली चार्ज, सो इट माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड, तो वो एनोड की तरफ माइग्रेट हो, ठीक है। तो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में ये माइग्रेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हर अमीनो एसिड के लिए एक ऐसी पीएच जरूर होती है जब वापस से ये किसी भी तरफ माइग्रेट होना बंद कर देते, मतलब न्यूट्रल जैसे बिहेव करने लगते, मतलब ज्यूटर आयन टाइप का ही बिहेव करने लगता है ना। ज्यूटर आयन किसी की तरफ माइग्रेट नहीं करता है ना, वो न्यूट्रल होता है। एसिडिक बेसिक में करता है, मगर एसिडिक बेसिक में भी हर अमीनो एसिड के लिए कम से कम एक ऐसी पीएच होती है जिसमें वापस से वो माइग्रेट होना बंद हो जाता है ना। उस पीएच को बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ना, दैट पीएच इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी सी एक हेडिंग डाल लो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना। ये सब थोड़ा सा है ना कॉम्पिटेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, the pH at which amino acid does not migrate towards any इलेक्ट्रोड, है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होना फिर बंद हो जाता है ना। हमको पता है एसिडिक बेसिक में होता है माइग्रेट, न्यूट्रल में तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि जीटर आयन के फॉर्म में न्यूट्रल में तो फिर नहीं होगा, लेकिन जब एसिड बेस बना दो तो चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी एक और पीएच ऐसी आएगी जिस पर फिर से वो माइग्रेट होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब एट दिस पॉइंट, हाँ ऐसा लिखो, एट दिस पॉइंट दे अगेन बिहेव लाइक ज्विटर आयन, है ना, क्योंकि ज्विटर आयन न्यूट्रल ही होता है, वो माइग्रेट नहीं होता। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर फिर से ज्विटर आयन, ऐसा सेंटेंस आ सकता है देखो कभी भी, है ना, कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर कि दे बिहेव एज ज्विटर आयन, तो ये सेंटेंस सही है ना, क्योंकि फिर से वो न्यूट्रल जैसा हो जाएगा। तो एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दे अगेन बिहेव एज ज्विटर आयन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी भी अमीनो एसिड के लिए एकदम फिक्स्ड होता है, मतलब ये उनका ऐसे फिंगर, मतलब वैसा ही है ना, कि फिंगरप्रिंट जैसा, ठीक है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ऐसे उनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं, है ना, कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक जो अमीनो एसिड का होगा वो दूसरे का कभी भी नहीं, ठीक है। तो है ना, दे आर फिक्स्ड या यूनिक लिख लो, दे आर यूनिक फॉर एन अमीनो एसिड। तो ये प्रॉपर्टी इनके सेपरेशन में हमको यूजफुल आती है। जैसे किसी एक मान लो ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलिन, ऐसे कई सारे अमीनो एसिड साथ में, है ना। तो अब हमको पता करना है कि कौन से हैं, तो किसी हमको पता है कि इनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, तो उस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर लिया है और फिर हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो उसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, तो वो सेपरेट हो जाएगा, है ना। फिर हम पता लगा लेंगे कि वो है कि नहीं, है ना। ऐसे कर करके हम मतलब पता लगा पाते हैं कि प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है ना, ये सब हम पता लगा सकते, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक। अब अमीनो एसिड के कंबाइन होने से क्या बनते हैं, पहले बनते पेप्टाइड्स और फिर उन पेप्टाइड से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हाँ ये लिखो, पेप्टाइड लिंकेज, है ना। देखो ये भी क्वेश्चन बोर्ड्स में भी काफी पूछा जाता है, पेप्टाइड लिंकेज,
हमने देखो एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ी थी, है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के बीच में होती है। एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज पढ़ी थी, वो होती है हमारी किसके बीच में, डीएनए आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। और एक है हमारी पेप्टाइड लिंकेज। है ना, तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, हाँ ऐसा लिखना, CONH बॉन्ड, CONH बॉन्ड which join two amino acids, which join two, है ना, टू या मोर भी हो सकते हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। CONH को अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जिनसे फिर प्रोटीन बनते हैं उनको हम पेप्टाइड लिंकेज बोल देते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड इज आल्सो अमाइड, पेप्टाइड भी अमाइड ही है। ठीक है, अब जैसे कोई एक अमीनो एसिड है, ऐसा, है ना, अब ये कोई दूसरा अमीनो एसिड है ना, तो जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो H और ये ऐसे OH निकल जाता है ना, तो देखो अब H और OH निकल जाएगा तो क्या बचेगा, NH, C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे जुड़ जाएंगे। ये, है ना, तो ये क्या हो गई, पेप्टाइड लिंकेज हो। ठीक है, अब इधर और बढ़ सकती है, इधर और बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ दो अमीनो एसिड के बीच, तो इनको क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड, है ना, दो जुड़े तो इसको बोलेंगे डाई पेप्टाइड्स, है ना, लिंकेज को तो पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे, लेकिन दो अमीनो एसिड ज्वाइन हुए तो डाई पेप्टाइड, तीन होंगे तो ट्राई पेप्टाइड, चार होंगे तो टेट्रा पेप्टाइड, ऐसे कर करके क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, पॉलीमर्स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। और वही पॉलीपेप्टाइड जब जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 AMU से बढ़ जाता है ना, वो क्या बन जाते हैं, प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं, ना, मतलब इन्हीं पॉलीपेप्टाइड से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप ऐसा लिखो, प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 AMU, ना 10,000 AMU, ना एटलीस्ट इससे ज्यादा ही होगा, है ना, उनको हम बोलने लग जाते, मतलब उनसे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन एक्चुअली में पॉलीपेप्टाइड्स है ना, मगर उनकी बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड, लेकिन पहले अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनते, फिर पेप्टाइड धीरे 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 बड़े होके, है ना, क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स में क्या होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे, है ना, उसी से क्या बने होंगे, प्रोटीन्स बने होंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे हम प्रोटीन पे पहुंच गए, अल्फा अमीनो एसिड, फिर पेप्टाइड, और फिर प्रोटीन, ऐसे ही। ठीक है, और जितने भी प्रोटीन होंगे सब में क्या होंगे, पेप्टाइड लिंकेजेस होंगी, क्योंकि बने सब उसी से। ठीक है, और बहुत सारे क्या होंगे, अल्फा अमीनो एसिड होंगे, वही 20, उन्हीं 20 में से कॉम्बिनेशन होंगे बहुत सारे। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन है तो उसकी एक एक चेन में कई सारे अमीनो एसिड्स होंगे, लेकिन होंगे उन 20 में से कोई से, और ये एकदम फिक्स होता है ना, कि पॉलीपेप्टाइड चेन पे कौन सा अमीनो एसिड कहां कहां लगा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन में एकदम फिक्स होता है ना, कि हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, तो इंसुलिन तभी बनेगा जब वैसी सीक्वेंस है, यदि उसमें जरा भी चेंज होगा तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज आ जाती है ना, हीमोग्लोबिन में जरा सा चेंज होता है तो वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है, तो फिर उनको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम फिक्स्ड होता है वो। ठीक है, हाँ, खैर अभी तो पहले सबसे पहले ये लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन,
ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, है ना, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस, है ना, ऐसे 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना। मेन ये 2 टाइप है इनके ना। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग वे से उनको क्लासिफाई कराया जाता है, मगर थोड़ा स्ट्रक्चरल टाइप से इनको ऐसे करते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स हैव linear chains, linear polypeptide chains, they are insoluble in water, है ना। ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, ठीक है, ज्यादातर लीनियर होते हैं, ये शेप भी लीनियर होता है, ठीक है। और इसके जैसे एग्जाम्पल कभी आपको ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, है ना, तो उसमें एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, है ना। तो केराटिन, केराटिन कहाँ होता है, हेयर में, हेयर्स में होता है, ठीक है, हेयर्स मेनली इससे बने होते हैं, ठीक है। फिर मायोसिन, है ना, ये मसल्स में होता है ना। देखो दोनों ही इनसॉल्युबल ही होते हैं, हेयर भी इनसॉल्युबल होते हैं, ये भी इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेन एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं, तो इनको तो ध्यान रखना है कि ये फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। हाँ, अब ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं, दे आर स्फेरिकल इन शेप, spherical in shape, and they are more generally soluble in water, soluble in water, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। जितने भी हमारे हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, वो सब क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। कुछ बोला क्या तनीषा? हाँ, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर spherical in shape, they are soluble in water, है ना। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, हीमोग्लोबिन, है ना, इंसुलिन, है ना, ये सभी एंजाइम्स, एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना, हार्मोन्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना, ये ग्लोबुलर प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। तो ये है ना, ऐसे 2 क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, बस हमें स्ट्रक्चर और पढ़ना है। फिर जो विटामिन का तो मैं एक चार्ट ही आप लोगों को भेज दूंगा, बस वो ध्यान है, वो मोस्टली आप लोगों ने उधर कौन सी 9th 10th या कहीं पे पढ़ा हुआ है ना। छोटी क्लास, विटामिन ए, विटामिन बी, उनके डेफिशिएंसी डिजीजेस वही है बस विटामिन। स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो इनके स्ट्रक्चर की स्टडी भी हम कई पार्ट में करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट बोलते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर या 1 डिग्री स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर और 1 डिग्री स्ट्रक्चर। तो देखो सबसे पहले
ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, उन पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड लगे होते हैं। तो सबसे पहला काम यही होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन पे कौन सा अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगा है ये पता करें, है ना। तो इन दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स on polypeptide chain is determined, है ना। ये पता लगाया जाता है ना किस सीक्वेंस में। और अभी मैंने बताया था ये सीक्वेंस हाईली स्पेसिफिक होती है, दिस इज हाईली स्पेसिफिक, है ना। कोई भी चेंज होगा तो वो चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, उसके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दीज आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, है ना, सिर्फ ये पता लगाने, ठीक है। अब नेक्स्ट इज सेकेंडरी या 2 डिग्री स्ट्रक्चर। सेकेंडरी और 2 डिग्री स्ट्रक्चर, तो इसमें पता लगाते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो किस प्रकार से अरेंज्ड है ना, कि हाँ इन दिस हाउ पॉलीपेप्टाइड चेन इज अरेंज्ड इज डिटरमाइंड, है ना, उसको डिटरमाइन किया। अब ये फिर 2 टाइप का होता है ना। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये ऐसे थोड़ा ये स्क्रू ऐसे ऐसे स्क्रू टाइप से होता है ना, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इट इज, है ना, द पॉलीपेप्टाइड चेन इज स्क्रू लाइक, है ना, जैसे स्क्रू में ऐसे से होता है ना उस टाइप की होती है। और इनके बीच में क्या होती है, ये C डबल बॉन्ड O और NH, है ना, इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। तो दे हैव या दे आर स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, दे आर स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ना इसमें क्या होती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर हाँ फिर लिखो, दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ना, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये ऐसे साइड बाय साइड ऐसे अरेंज्ड होती है ना, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाँ। तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन लाए साइड बाय साइड, ऐसे कपड़ों में ऐसे सल होता है उस टाइप से होती, lie side by side and they are attached by intermolecular hydrogen। दो अलग अलग के बीच में, उसमें एक ही चेन में थी, इंटर मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग, ये होती है इसमें, ठीक है। तो देखो आप लोगों को बस ये 2 ही स्ट्रक्चर पूछेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी, अल्फा हेलिकल बीटा प्लीटेड शीट, बस ये, है ना। थोड़ा थोड़ा सा हम 3 और 4 डिग्री भी लिखते हैं लेकिन वो पूछते नहीं है जनरली, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे बनाना तो वो ही नहीं है हमारे लिए पॉसिबल उसमें, ठीक है। हाँ हाँ, अब ऐसा लिखो 3 डिग्री स्ट्रक्चर,
टर्शियरी या 3 डिग्री, है ना, टर्शियरी और 3 डिग्री स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर में अब ये जो चेन ये जो बन गया 2 डिग्री, ये और कैसे फोल्डिंग्स हो रही हैं इसमें, फर्दर फोल्डिंग्स। हाँ, तो इन 3 डिग्री स्ट्रक्चर फर्दर फोल्डिंग्स इन 2 डिग्री स्ट्रक्चर आर डिटरमाइंड, वो डिटरमाइन कराया था, और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है ना। देखो ये सब अलग अलग नहीं है, एक ही प्रोटीन के सब कुछ होता है उसमें, है ना, तो सीक्वेंसली उसको डिटरमाइन कराया था उसके, है ना। तो इन 3 डिग्री स्ट्रक्चर फर्दर फोल्डिंग्स इन 2 डिग्री स्ट्रक्चर आर डिटरमाइंड, है ना, by these fibrous or globular protein are classified, है ना। इस स्ट्रक्चर के बाद पता चलता है कि whether it is fibrous or it is globular, ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर में बहुत सारी लिंकेजेस होती है ना, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स तो खैर है ही ढेर सारी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, आयनिक बॉन्ड्स, है ना, बहुत सारी होती है इनमें से। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, इन प्रोटीन्स में कुछ मेटल के एटम्स भी हो सकते हैं, सल्फर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें फिर होने लग जाती है ना। बेस ये इनसे बने होते हैं, लेकिन इनमें फिर और भी चीजें जुड़ने लग जाती है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। और जो 4 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, 4 डिग्री में अब जैसे एक 3 डिग्री पूरा ऐसा ऐसा कुछ बन गया, अब ये दूसरा 3 डिग्री है, ये दोनों आपस में कैसे लिंक्ड है ये पता लगाने की कोशिश की। ठीक है, हाँ, तो इन क्वार्टरनरी और 4 डिग्री स्ट्रक्चर, हाउ 1 यूनिट ऑफ प्रोटीन is linked with other, how 1 unit of protein is linked with other is determined, है ना, वो पता लगाते। ठीक है, अब जैसे यहाँ Fe है, ऐसे हीमोग्लोबिन होगा तो इधर Fe होगा, है ना, और भी, है ना, एक एक मॉलिक्यूल में 4 ऐसे हो जाते हैं Fe, तो वो सब कैसे दूसरे उससे कैसे लिंक्ड है क्या, ये इसमें पता लगाते। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, इन 4 डिग्री स्ट्रक्चर या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, हाउ 1 unit of protein is linked with other is determined, वो डिटरमाइन किया जाए। ठीक है, ऐसे देखो प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर, प्रोटीन एक्चुअली में ऐसे होते हैं, है ना, फिर उनकी स्टडी करके सब पता लगाया जाता है। ठीक है, अब ये फोल्डिंग्स कैसे खुलती हैं इनकी, है ना, उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वो है ना, ये काफी पूछा जाता है, व्हाट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को जब हम प्रोटीन की पीएच चेंज करें, है ना, या उसको बहुत बॉईल करें या बहुत ज्यादा फ्रीज करें, तो क्या होता है, ये अनफोल्ड होने लग जाता है, खुलने लग जाता है, कि ये जो ऐसे पूरा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है ये खुलने लग जाता है, इसका 3 डिग्री 2 डिग्री ये सब स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, सिर्फ 1 डिग्री मतलब वो सीक्वेंस वैसी रहेगी, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, है ना। तो ऐसे ये फोल्डिंग्स अनफोल्ड होने लग जाती है। ठीक है, और
उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीनेचरेशन। हाँ, तो ऐसे देखो, इसको ऐसे डिफाइन ऐसे लिखेंगे हम कि बाय चेंजिंग पीएच, और बाय बॉइलिंग the protein gets uncoiled, protein gets uncoiled, protein gets uncoiled, है ना, कि ये खुलने लग जाता है, प्रोटीन गेट्स अनकॉइल्ड, है ना, एंड इट्स 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से वो हो जाता है, बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन सेम। प्राइमरी जैसा है, मतलब सीक्वेंस में तो कुछ चेंज आएगा नहीं, भले वो खुल जाए, बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन सेम। दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन, इसको बोलते हैं डीनेचरेशन, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ एग, है ना, एग को बॉईल करते हैं, ऐसे आप एग को तोड़ेंगे तो अंदर से ऐसा लिक्विड जैसा निकलता दिखेगा ना, प्रोटीन है, ठीक है। अब उसको यदि बॉईल कर दो, है ना, तो कैसा, थोड़ा सेमी सॉलिड जैसा दिखने लग जाएगा, तो वो उसका क्या हो चुका है, डीनेचरेशन हो चुका है। कर्ड फ्रॉम मिल्क, ना, मिल्क की पीएच चेंज करके हम कर्ड में चेंज कर देते, तो वो भी उसके प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, बॉइलिंग ऑफ एग, कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये प्रोसेस ऐसे रिवर्सिबल नहीं है फिर, है ना। और देखो इस प्रोसेस में आपको आंखों से देखने पे तो क्या लगेगा कि इसका जो एंट्रोपी है ना, वो कम हुई है ना, डिसऑर्डरनेस कम हुई है, लेकिन एक्चुअली में डिसऑर्डरनेस बढ़ती, क्योंकि वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं, मतलब केमिकली वो क्या हो गए, ऐसे पूरे वो थे तो खुल गए, तो उनकी एंट्रोपी क्या हो जाती, बढ़ती। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन एंट्रोपी इंक्रीजेस, है ना, लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, डेल्टा एस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, है ना, ये बढ़ती है, कम नहीं होती है। देखने पे हमको उल्टा लगता है कि मिल्क ज्यादा डिसऑर्डर लगता है बजाय कि कर्ड के, लेकिन उसके अंदर जो केमिकली क्या हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो डिसऑर्डर्ड हो गया है, उसके अंदर के प्रोटीन ऑर्डरनेस कम हो गई है उनकी, ठीक है, खुल गए हैं वो सब, ठीक। तो इसमें एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक। ये कॉम्पिटेटिव में पूछा है। तो ये देखो, ये हमको पढ़ना है ना, प्रोटीन से रिलेटेड।